घरों का हिसाब किताब तो आप लोगों को पता ही है। वो क्या है ना, एक नौकर लगता है काम पर और उसकी पूरी पीढ़ियां उसी परिवार में सेवा करती रह जाती है। इसी तरह रमन और लीला के बंगले में काम करती थी मीना। मीना की बेटी थी रानी। देखिए ना मैम साहब, रानी जिद करती रहती है, उसको अपना भी जन्मदिन मनाना है। बोल रही है रिंकी मैम साहब जैसे ही जन्मदिन मनाएगी वो। लीला को भी बच्ची पर प्यार आ जाता है। वो उसे हमेशा अपनी बेटी के कपड़े और खिलौने दिया करती थी। ठीक है ना, कोई बात नहीं। मीना तू खाना बना लेना और रानी के दोस्तों को बुला लेना, मैं केक ऑर्डर कर दूंगी। नौकरानी मीना की बेटी रानी के सपने बढ़ते ही चले जाते हैं। उसका मन अब पढ़ाई लिखाई में कम लगता है। एक दिन रमन यानी कि लीला का पति कहता है, ये मीना की बेटी रानी को तुमने ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है। छोटी थी तो चलता था, लेकिन बड़ी होकर तो लगता है जैसे यही घर की मालकिन है। हाँ सही कह रहे हो। और हमारी रिंकी वैसी फैशन भी नहीं करती, और ये तो देखो कैसे कैसे कपड़े पहनती है। और क्या, मीना की माँ यहाँ काम करती थी तो मीना को रखा। तुम्हें लगता है कि रानी घर का काम करेगी? तभी वहाँ मीना आ जाती है। मैडम सर, वो मेरी बेटी बोल रही थी कि कल के लिए उसे कार चाहिए, और वो बिना ड्राइवर के साथ। नहीं मीना, कल हम लोग बाहर जा रहे हैं और मैंने उसे पैसे दिए थे रिक्शा के, फिर कार क्यों चाहिए? हाँ मीना, तुझे अपनी बेटी को समझाना चाहिए कि वो नौकरानी है तो नौकरानी जैसे रहे, क्यों? अब माँ को उन लोगों की बात अच्छी नहीं लगती। वो वहाँ से चली जाती है। बेटी रानी, वो मालिक को कहीं जाना है तो वो कार नहीं दे पाएंगे। तू एक काम कर, ये ले 100 रुपए, कल ना तो कैब करके चली जाना। वैसे तुझे जाना कहाँ है बिटिया रानी? माँ मेरी सहेली की शादी है तो वहीं जाना है। पता है ना, वो लोग पहले इसी मोहल्ले में रहते थे, पास वाला बंगला उन्हीं का तो है। और बचपन से उन्हें पता भी नहीं कि ये घर हम लोगों का नहीं है और तू यहाँ नौकरानी है। उसने मुझे शादी में बुलाया है तो मैं जाऊंगी। अरे हाँ हाँ मेरी रानी बिटिया, जाना। वैसे भी तू कहाँ लगती है नौकरानी की बेटी, जा मेरी बच्ची। हर माँ की तरह मीना भी रानी को मानती है। वो चाहती है कि उसकी बेटी वो जीवन ना जिए जो उसकी पुश्तों से चल रहा है, यानी कि नौकरानी का जीवन। खैर, अगले दिन कैब करके रानी शादी में जाती है, जहां उस पर वहां के एक अमीर खानदान के लड़के रोहन की नजर पड़ती है। वाह, कितनी प्यारी लड़की है, काश मेरी शादी इससे हो जाती। रोहन रानी के पास जाता है और उससे बात करता है। हेलो, मेरा नाम रोहन है। वो हीरा ज्वेलर का नाम सुना है ना? वही जो शहर के बड़े हीरा के व्यापारी हैं, वो मेरे पापा हैं। ओके, तो बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो। अगर तुम्हारी शादी तय ना हुई हो या तुम किसी और को पसंद ना करती हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रानी को रोहन की बात सुनकर लगता है कि जैसे उसकी तो लॉटरी ही लग गई। वो खुश हो जाती है। वैसे तुम बहुत हैंडसम हो, पर मैं ही क्यों? अरे कैसी बात कर रही हो, कितनी सुंदर हो तुम जानती हो, और ये ड्रेस तुम पर कितनी अच्छी लग रही है। रानी खुश हो जाती है। ठीक है, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बाद में जब रानी घर चली जाती है तो उसके पेट में बटरफ्लाईज उड़ रही होती हैं। क्या बात है रानी, तो बड़ी खुश लग रही है। शादी में तेरी शादी फिक्स हो गई का? माँ कुछ ऐसा ही समझ ले। माँ, ऐसे लड़के का शादी के लिए ऑफर आया है जिससे शादी करके हमारी आने वाली और जो चली गई वो सारी की सारी पुश्तें सोने चांदी नहीं बल्कि हीरे में खेलेंगी। माँ, मैं सच में बहुत किस्मत वाली हूँ अगर मेरी शादी रोहन से हो जाती है तो। रोहन? कौन है ये बेटा? पहले तो नाम नहीं सुना किसी रोहन का तेरे मुंह से। बस फिर क्या था, रानी माँ को सारी बात बता देती है कि कैसे रोहन नाम के लड़के ने उससे शादी करने को कहा है और उसने हाँ भी कर दिया है। हीरा व्यापारी, हीरा ज्वेलर? हे भगवान, उनकी तो दुकान में भी इतनी चमक है जितनी कि पूरे शहर में नहीं है। बेटे, मुझे नहीं लगता कि तेरी हकीकत जानने के बाद वो लोग तुझसे शादी करने को हाँ करेंगे। और बेटी, वैसे भी तू तो एक नौकरानी की बेटी है, ये कैसे भूल गई? रानी को माँ की बात ठीक लगती है। हाँ माँ, तू सही बोल रही है, मैं कल ही रोहन को सारी बात बता दूंगी।
अगले रोज बंगले के बाहर एक लंबी सी कार में रोहन रानी को मिलने आता है। वो रानी को फोन करता है। रानी, मैं तेरे बंगले के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। देखो रोहन, कल तुमने मुझे शादी के लिए कहा तो मैं बहुत खुश हो गई और हाँ भी कर दिया, लेकिन मैं वो नहीं जो तुम मुझे समझ रहे हो। तुम क्या बोल रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रानी बाहर जाती है, कार में बैठती है और रोहन को सारी बात बता देती है। अच्छा रोहन, बाय, मुझे माफ कर देना। रानी कार से उतरने ही वाली होती है कि रोहन उसका हाथ पकड़ लेता है। सुनो, मैं कल मम्मी पापा को लेकर आऊंगा, तुम तैयार रहना। रोहन चला जाता है और रानी घबराई सी घर के अंदर आती है और सारी बात माँ को बताती है। अरे बेटा, ठीक है ना, मैं मैडम जी से बात करती हूँ कि कम से कम कल उन लोगों के उठने बैठने का प्रबंध अपना ड्राइंग रूम में ही करा दे। ठीक है माँ, तुम जैसा सही समझो। अगले रोज लीला को रानी की माँ सारी बात बता देती है, जिसे सुनते ही, क्या बात कर रही है? हीरा ज्वेलर के मालिक हमारे बंगले में, वो भी रानी के रिश्ते के लिए? हाँ हाँ मालकिन, विश्वास तो खुद हम लोगों को भी नहीं हो रहा, लेकिन देख लेते हैं। बाकी हर लड़की का भाग्य तो ऊपर वाला ही लिखता है ना। शाम को रोहन अपने माता पिता के साथ आता है, साथ में ढेर सारे तोहफे और फल मिठाई लेकर आता है। आप लोगों का नाम तो पूरे शहर में बहुत है। पहली बार मिलने का मौका मिला, वो भी अपने घर में, कभी सोचा भी नहीं था। जी हाँ, वो रोहन ने बहुत तारीफ की है रानी बिटिया की, तो हमें ऐसी ही बहू चाहिए। कहाँ है रानी? वो तो आ रही होगी। वो क्या है ना, उसकी माँ हम लोगों के घर की नौकरानी है। वैसे तो मीना के बाद हम लोगों ने उसी को नौकरानी बनाना था। मैं आप लोगों को अपनी बेटी से मिलवाती हूँ, रिंकी से। अरे ओ रिंकी! लीला की बेटी रिंकी वहाँ आती है। ये है हमारी बेटी। अरे कहाँ आप जैसे बड़े लोग नौकरानी की बेटी से शादी करेंगे? पापा, वो मैं तो। तभी वहाँ मीना रानी को लेकर आती है। माफ करिए, हमारी तो बहू रानी ही बनेगी। जिस लड़की के अंदर इतनी ईमानदारी हो वो कितनी अच्छी होगी। ये रिश्ता पक्का समझो, और ये लो नए बंगले की चाबी। अब आप लोग वहीं रहेंगे। तभी रोहन की माँ बोल पड़ती है। बिटिया ना राजा की होती है ना रानी की, वो तो सिर्फ अपनी किस्मत लेकर आती है बहन जी। चलिए। कपिल, वाह वाह वाह, तेरे जैसा कोई नहीं। अरे देखा बहू, कपिल कितना हाजिर जवाब है, अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता है। जस्सी की बहू गीता बिना कुछ कहे सिर्फ हाँ में सिर हिलाती है। जस्सी ये देख बड़ी चिढ़ जाती है। अरे तू किस दुनिया से आई है बहू? यहाँ बैठकर हम दोनों किसी का मातम नहीं बना रहे। अरे सामने कपिल शर्मा का शो चालू है और तुझे हंसी नहीं आ रही। बड़ी अजीब है तू। हंस तो रही हूँ मौजी। अरे कहाँ हंस रही है? मुझे तो नहीं दिख रहा। कैसी बहू मिली है मुझे, जब देखो मुंह में दही जमाए रहती है। अब मैंने क्या कर दिया माँ जी? और वही तो रोना है कि तू कुछ करती ही नहीं। अरे जरा दूसरों की बहुओं को देख, कुछ सीख। कैसे दिन भर अपनी सास से लड़ती झगड़ती रहती है। अरे रोज ना सही, कम से कम हफ्ते में एक बार तो मुझसे झगड़ लिया कर। अब क्या बोलूं? अरे इससे तो अच्छा होता कि मेरा बेटा किसी गूंगी लड़की से शादी कर लेता। जस्सी पंजाबन थी, लेकिन उसकी बहू बंगालन थी। अपनी आदत के अनुसार वो बहुत कम बोलती थी। बस यही बात जस्सी को खटकती थी। दोनों का खान पान भी अलग था। ये लीजिए माँ जी, गरम गरम मच्छी करी राइस खाइए। आप भी खाइए ना आंटी जी। जस्सी और उसकी रिश्तेदार दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। लो, करवा दी ना मेरी बेइज्जती। अरे ये मेरी बहन यहाँ चिकन खाने आई है और तू हमारे सामने मछली परोस रही है। मैं तुझे बिल्ली लगती हूँ क्या, जो रोज रोज मुझे मछली खिलाती है? एक बार चौंक कर तो देखिए माँ जी, ये पॉपलेट है। अरे पॉपलेट हो या ऑमलेट, मुझे नहीं खाना। अरे हटा, तंग आ गई हूँ मैं रोज रोज वही खाना खा के। अरे अपनी पसंद के साथ साथ थोड़ा मेरा भी तो ख्याल कर लिया कर। लेकिन नहीं, तुझे तो सिर्फ अपनी जबान के चस्के को पूरे करने हैं। जस्सी फिर से अपने बेटे विशाल को कोसने लगती है। अरे तुझे बोल के क्या फायदा,
घर में ये सारी नौटंकी तो मेरे कमकल बेटे की वजह से हो रही है। कहा था बेटा बंगाली लड़के से शादी मत करियो, ये लोग सिर्फ मछली के सिवा कुछ खाते ही नहीं। अरे हम ठहरे पंजाबी, खाने पीने के शौकीन। गीता तो अपनी सास को कोई जवाब नहीं देती। ये देख जस्सी और चिढ़ जाती है। अरे अब भूत बन के क्यों खड़ी है? कम से कम मुझसे झगड़ा तो कर ले, थोड़ी बहसबाजी कर ले। मेरी बहन के सामने इतनी तो इज्जत रख ले, वरना ये मेरे बारे में क्या सोचेगी। मेरी बहू तो किसी काम की नहीं है। अरे अब जाने भी देना बेचारी को। अरे तू चुप कर बहन, तुझे नहीं पता, ना तो ये ढंग का खाना खिलाती है और ना ही मुझसे लड़ती है। सारा दिन मुझे तो लगता है कि मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ। इस तरह जस्सी अपनी बहू से हमेशा नाखुश रहती थी। एक दिन गीता जस्सी को लेकर अपनी किसी रिश्तेदार की शादी में जाती है। वहाँ की सभी औरतें गीता को ताने मारती हुए कहती है, और गीता ये तूने क्या कर दिया? एक पंजाबी घर में शादी कर ली? अरे हमारे बंगाली लड़के मर गए थे क्या? हाँ ममता, इसके दिमाग में तो लव मैरिज करने का भूत सवार था। अब बेचारी अपनी गलती की सजा भुगत रही होगी। मैंने सुना है तेरी पंजाबन सास सारा दिन पटर पटर करती रहती है और लड़ने में भी उस्ताद है। अरे सिर्फ इसकी सास ही नहीं, सभी पंजाबी औरतें ऐसी ही होती है। कहाँ हम बंगाली जो कम बोलना पसंद करते हैं, और कहाँ वो पंजाबी जो अब देखो कांची की तरह जबान चलाते ही रहते हैं। गीता तू तो तंग आ गई होगी, पता नहीं तू कैसे अपनी खड़ूस सास को झेलती होगी। जस्सी एक तरफ खड़ी सब सुन रही होती है कि तभी गीता उन सब को जवाब देते हुए कहती है, देखो तुम सब कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। दूसरों के घर में झोंकने से पहले अपने घर में देख लो। मुझे नहीं पता क्या तुम दोनों की सास तुम्हें जूती की नोक पर रोकती है, नौकरानी की तरह काम करवाती है। अरे ये क्या कह रही है तू? जरा धीरे बोल, कोई सुन लेगा। अच्छा, इसकी तुम्हें चिंता हो रही है, और जब से तुम दोनों मेरी सास की बुराई कर रही हो उसका कुछ नहीं। अरे मेरी मम्मी जैसी सास पाने के लिए किस्मत लगती है, और मेरी मम्मी जी तो बेचारी कभी मुझसे घर के काम नहीं करवाती, खुद ही सब कर लेती है। तुम्हारी सास की तरफ बीमार रहने का नाटक नहीं करती। अरे बस कर गीता, गलती हो गई, माफ कर दे। बड़ी आई थी मेरी सास की बुराई करने। सारा नज़ारा देख जस्सी समझ जाती है कि शादी लव हो या अरेंज, बस बहू अच्छी होनी चाहिए। अपनी बहू की नजरों में खुद की इतनी इज्जत देख जस्सी खुशी से फूल ही नहीं समाती। अरे यार 3 बजे फिल्म शुरू हो जाएगी, तू क्या कर रही है? बस मुझे 5 मिनट दे, मैं अभी साड़ी बदल कर आती हूँ। अरे बहू, तू अचानक कहाँ जा रही है? तेरी सास तुझे आवाज दे रही है। अरे छोड़ ना, ये बुढ़िया कभी नहीं सुधरेगी। क्या हुआ माँ जी? मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि मुझे जाते हुए टोका मत कीजिए, मैं फिल्म देखने जा रही हूँ। तू अभी चली जाएगी तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा बहू? सुबह से भूखी बैठी हूँ। अरे माँ जी, आप कौन सा घर का काम करती हो जो आपको भूख लगी है? अच्छा मुझे देर हो रही है, चलना रीटा। अंजलि के जाते ही सीता देवी अपनी किस्मत को कोसते हुए सारा दिन घर में भूखी बैठी रहती है। इस तरह अंजलि अपना बहू होने का कर्तव्य कभी नहीं निभाती थी। वहीं दूसरी तरफ अपनी सास के खाते से पैसे निकाल के अपने शौक पूरे करती थी। लेकिन सीता देवी इस उम्मीद पर थी कि एक दिन उसकी बहू सुधर जाएगी। फिर एक दिन सीता देवी की जुड़वा बहन गीता देवी वहां आती है। अपनी बहन को घर के काम करते हुए देख गीता देवी आग बबूला हो जाती है। अरे ये सब यहाँ क्या चल रहा है सीता? तेरी बहू कहाँ है जो तू घर के काम कर रही है? सीता देवी भावुक होकर रोने लगती है। अब तुझसे क्या छुपाऊं? मेरी बहू रत्ती भर भी मेरी इज्जत नहीं करती। मजबूरी में मुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं। वो तो बस सारा दिन अपनी सहेली के साथ सैर सपाटा करने में लगी रहती है।
अच्छा, तो उस चिड़िया के पर निकल आए। तू चिंता मत कर, मैं ऐसी कई बिगड़ैल बहुओं को ठीक कर चुकी हूँ। अब मैं इस चुड़ैल से निपटूंगी। तू कुछ दिनों के लिए मेरे घर चली जा, मेरी बहू तेरी अच्छी देखभाल करेगी। फिर दोनों बहनें आपस में साड़ियां बदल लेती हैं और सीता देवी अपनी बहन के घर चली जाती हैं। देर रात अंजलि जब घर आती है तो अपने कमरे का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे राम, मेरे कमरे का एसी कहाँ चला गया और मेरा 56 इंच का एलईडी टीवी कौन ले गया? अंजलि तहस के साथ अपने सास के कमरे में जाती है। तभी वो देखती है कि उसके कमरे का एसी और टीवी उसकी सास के कमरे में लगा है और गीता देवी आराम से एसी की हवा खाते हुए सास बहू सीरियल का मजा ले रही हैं। अच्छा, तो ये सब इस बुढ़िया की कारस्तानी है। अभी इसे बताती हूँ। ये सब क्या है माँ जी? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को हाथ लगाने की? क्यों बहू, ये सारा सामान तूने तेरे पिताजी के पैसों से खरीदा है क्या? है? लगता है तू भूल गई कि ये सारा सामान मेरे पैसों से आया है, इसलिए मैं अपनी सारी चीजें अपने कमरे में उठा लाई। तुझे कोई एतराज है? चल जा यहाँ से, सीरियल का मजा किरकिरा मत कर। गीता की बातों का कोई जवाब नहीं बनता देख अंजलि अपने दांत पीस कर रह जाती है। अगले दिन रीटा और अंजलि शॉपिंग पे जाने की तैयारी करती हैं। अंजलि जैसे ही अपनी स्कूटी पर बैठती है तभी गीता देवी स्कूटी की चाबी निकाल लेती हैं। अरे, ये स्कूटी कहाँ लिए जा रही है? ये भी मेरी कमाई की है। माँ जी, ये तो आप हाथ कर रही हैं। मैं बाहर पैदल जाऊंगी क्या? हाँ, पैदल जा। वैसे भी तुझे घूमने का शौक है, मुझे नहीं। देखिए माँ जी, इस तरह मेरी सहेली के सामने मेरी बेइज्जती करके आप ठीक नहीं कर रही हैं। आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। अच्छा, तो तू नहीं सुधरने वाली, मेरे ही घर में मुझे ही धमकी दे रही है। तेरी याददाश्त के लिए बता दूं कि ये मकान मेरे नाम पर है। अब तू देख, मैं आज ही अपने बिल्लू वकील को बुलाकर ये सारी जायदाद अनाथालय को दान कर देती हूँ, फिर तुझे एक ढेला भी नहीं मिलेगा। गीता की बातें सुनकर अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे, अगर तेरी सास ने तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया तब तो तू सड़क पर आ जाएगी। मैं तो कहती हूँ चुपचाप अपनी सास से माफी मांग ले अंजलि। हाँ, तू बिल्कुल सही कहती है, मेरी सास का कोई भरोसा नहीं है। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा गजब मत करिए। आज के बाद मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगी और घर के सारे काम ना मैं ही कर लूंगी। मैं आपको एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। कुछ दिनों के बाद, ये लीजिए माँ जी, आराम से गाजर का हलवा खाइए। खुशबू तो बहुत अच्छी है। हाँ माँ जी, वैसे मैंने सब काम कर लिया है, तो मैं आपके पैर दबा दूं? आप आराम से हलवा खाइए। इस तरह गीता देवी अंजलि को सही रास्ते पर ले आती है और सीता देवी वापस अपने घर में आकर रहने लगती है। रेवती अपनी सास के साथ सीलमपुर में रहती थी। रेवती के बेटे गगन की शादी कुछ ही दिनों पहले निधि नाम की लड़की से होती है। निधि एक दिन अपने पति गगन के साथ जा रही होती है, तभी वहां उसकी सास रेवती आ जाती है। रेवती देखती है कि निधि ने सर पे पल्लू नहीं रखा होता है। अरे ओ बहू, तुमने क्या ठेका लिया है हमारी इज्जत नीलाम करने का, जो बिना घूंघट के चले जा रही हो बाहर? मम्मी जी, आज के जमाने में कौन घूंघट करता है? बहू, ज्यादा बहस मत करो, समझी? चुपचाप घूंघट करो। मम्मी जी, घूंघट में मुझे कुछ नहीं दिखेगा, कैसे चलूंगी मैं? कितनी परेशानी होगी। ओहो, बहाने तो देखो महारानी के। ठीक है, परेशानी होगी तो कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की, चुपचाप घर पर बैठ जाओ। तभी वहाँ रेवती की सास आ जाती है। अरे क्या शोर मचा रखा है सुबह से रेवती? देखिए ना सासू माँ,
बहू घर से बाहर जा रही है और घूंघट नहीं कर रही है। तो क्या हो गया, घूंघट नहीं कर रही है तो? और वैसे भी रेवती, अब जमाना बदल गया है और जमाने के साथ हमें भी बदल जाना चाहिए। जमाना बदल जाने से परंपराएं थोड़ी ना बदल जाती हैं सासू माँ। मैं जब आई थी, मैं भी तो हर वक्त घूंघट में रहती थी ना। हाँ, वो तो मैं भी रहती थी अपनी सास के आगे घूंघट में। तुम तो बस कहीं बाहर जाते हुए घूंघट करती थी। मैं तो खाना बनाते हुए भी घूंघट में ही रहती थी। पता है कितनी तकलीफ होती थी। पर सासू माँ, पर कुछ नहीं। निधि बहू, तुम जाओ, ये घूंघट करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद दादी सासू माँ। एक दिन निधि, गगन और उसके पिताजी ताश साथ में खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ रेवती आ जाती है। ये क्या, आप सबको शर्म लिहाज है कि नहीं? आप तो निधि के ससुर हैं और उसके साथ ताश खेल रहे हैं, और तुम निधि, तुम्हें कोई शर्म लिहाज है ही नहीं। तुम क्या बच्ची हो कि तुम्हें ये भी समझाना पड़ेगा? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। चलो जाओ अपने कमरे में। एक मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा बहू। पर सासू माँ, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? क्यों, क्या खराबी है? अगर पूरा परिवार मिलकर हंसी ठिठोली करता है तो मैं तो कहती हूँ कि तुम भी आ जाओ और खेलो हमारे साथ। नहीं, मुझे नहीं आना। रेवती वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। वो मन में सोचती है, ये सासू माँ तो मुझे सास बनने ही नहीं देगी। ऐसे तो निधि मेरी इज्जत कभी नहीं करेगी। रेवती अपनी सास के पास जाती है। सासू माँ, आप तो मुझे सास बनने ही नहीं दे रही हैं। आपको ही अगर सारे फैसले लेने हैं तो बहू तो मेरी इज्जत कभी नहीं करेगी। दादी सास बड़ी ही शांति से मुस्कुराकर जवाब देती हैं। ठीक है बहू, तू आज से सास बन जा अपनी बहू की। मैं कुछ नहीं कहूँगी आज से, ठीक है? रेवती ये सुनकर खुश हो जाती है और निधि के पास जाती है। सुनो बहू, आज से तुम्हें नौकरी पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर मम्मी जी, दादी सास ने तो कहा था कि। तुम्हारी सास मैं हूँ बहू, तो तुम वो मानो जो मैं कह रही हूँ, समझी? कोई जरूरत नहीं है कल से काम पर जाने की। रेवती वहाँ से चली जाती है और निधि ये सुनकर दुखी हो जाती है। दादी सास ये सब देख रही होती हैं और उन्हें एक तरकीब सूझती है। रेवती बहू, कहाँ जा रही हो? सासू माँ, वो महिला अध्यक्षा की मीटिंग में जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है जाने की। पर क्यों सासू माँ? मैं तो महिला अध्यक्ष की सदस्य हूँ और मेरा जाना बहुत जरूरी है। हाँ, पर मैं तुम्हारी सास हूँ और मैंने कह दिया ना कि कहीं नहीं जाओगी तुम। नाम हटवा लो महिला अध्यक्षा से अपना। हाँ, ये सासू माँ को क्या हो गया है? आज तक इन्होंने मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं की। दादी सास वहाँ से चली जाती हैं और रेवती भी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम को रेवती और निधि खाना पका रही होती है। तभी क्या बन रहा है आज खाने में? सासू माँ, आज हम दाल चावल बना रहे हैं। बस दाल चावल? आज दाल चावल नहीं पकेंगे। आज तुम घिया के कोफ्ते और साथ में भिंडी की सब्जी और गरम गरम रोटी बनाओ। अरे लेकिन सासू माँ, दाल तो मैंने चढ़ा दी है। तो दाल वापस उतारी भी तो जा सकती है ना बहू? हमारे यहाँ किसी चीज की कमी है क्या जो सिर्फ दाल चावल बन रहे हैं? तुम भी ना रेवती, काम चोर हो गई हो बिल्कुल। सासू माँ, आपने मुझे कामचोर बोला? रेवती के आंख में आंसू आ जाते हैं। हाँ बोला कामचोर, तो इसमें झूठ क्या बोला? लो, अब आंसू बहाकर पति से शिकायत करेंगी महारानी। रेवती रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सुनिए जी, आप सासू माँ से बात कीजिए। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। मेरी बहू के सामने मेरी आज उन्होंने इतनी बेइज्जती की है, क्या बताओ। तभी वहाँ दादी सास आ जाती हैं और मुस्कुराकर फिर नाटक करने लग जाती हैं।
लो और सुनो, देखा, सच कहा था ना मैंने कि मेरे बेटे से शिकायत करने जाएगी। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये दिन भी देखना पड़ेगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तभी रेवती कमरे से बाहर आ जाती है। सासू माँ, आपको क्या हो गया है? आप ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हैं मेरे साथ? क्यों, मुझे क्या होगा? हुआ तो तुझे है बहू रानी, जो मेरी शिकायत कर रही थी मेरे बेटे से। ऐसी उम्मीद ना थी तुझसे। हाँ सासू माँ, मैं शिकायत नहीं कर रही थी, पर आप ऐसे बर्ताव कर रही है तो। अरे तेरी ही बातों पर अमल कर रही हूँ बहू। मेरी बातों पर? मैंने क्या कहा था आपको? क्यों, तू बोली नहीं थी कि मुझे अपनी बहू की सास बनना है और उसके लिए हर फैसला लेना है? तो मैंने सोचा मैं भी अपनी बहू की सास बन जाऊं और उसके लिए फैसले लेना शुरू कर दूं। रेवती को अपनी बात याद आती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अपनी आज़ादी सबको प्यारी होती है बहू। मैंने कभी तेरे साथ कोई ऐसा बर्ताव नहीं किया जिससे तुझे कोई दुख हो, पर तू सास बनकर अपनी बहू पर हुक्म चलाना चाहती है और खुद तेरे साथ वैसा सुलूक हुआ तो रोने लगी। आप ठीक कह रही हैं सासू माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी बहू को बेटी बनाकर रखूंगी, जैसे आपने मुझे बेटी बनाकर रखा है। सपना शादी करके ससुराल पहुंचती है और पहले ही दिन समर्थ और ससुर जी सख्त हिदायतों के साथ पूरे घर की जिम्मेदारियां सपना के सिर दे देते हैं। और करो शादी, एक दिन का भी आराम नहीं, आते ही कामों की लिस्ट थमा दी। और इसी तरह साल बीत जाता है और सपना सुनते सुनाते धीरे धीरे घर में एडजस्ट कर लेती है। एक दोपहर सपना सास के कमरे में उन्हें खाना देकर रसोई में वापस ही आती है कि तभी सास की आवाज आती है। सपना, ओ सपना, कहाँ है? जरा नमक तो लाना। सपना नमक लेकर सास के कमरे में पहुंचती है। अरे तुम्हें पहले भी बोला है कि एक डिब्बे में थोड़ा नमक डालकर मेरे खाने के साथ ही दे दिया करो। देखो, इस तरह बार बार तुम्हें आवाज लगाना भी तो अच्छा नहीं लगता ना। वैसे भी आज तक ऐसा दिन तो आया नहीं जब आपको नमक कम ना लगा हो। फिक्र नॉट, मुझे तो आदत हो गई है। हाँ भाई, अब दवाइयाँ लेनी है तो खाना जैसा भी है खाना तो पड़ेगा ना। मैं आपके हाई ब्लड प्रेशर से बेखबर नहीं हूं और इसीलिए ये चिकनी चुपड़ी बातें उसे सुनाना जो इसमें फंस जाए। अरे सही है, खाना अच्छा बनाओ या ना बनाओ, सास को उल्टा जवाब जरूर दे दो। सास की टेढ़ी बातें सुनकर सपना आगे बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। दिन बीतते हैं और सास बहू का रूटीन वैसा ही रहता है, जिसमें अब सास अड़ोस पड़ोस और अपनी सहेलियों के सामने भी खाने का जिक्र करने लगती है। बस क्या बताऊं बिमला, बहू अच्छी है पर खाने में नमक सही डालना आज तक नहीं सीखी। अरे क्या बात कर रही हो? फिर तो तुम्हारा 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो जाता होगा। तभी सास सपना को वहां आते हुए देख लेती है। हाँ हाँ, लेकिन कभी समझाओ तो झट समझ भी तो जाती है। अब देखो, जैसे अभी सपना बेटी को मैं बताऊंगी कि कल उसके ससुर जी और मेरी शादी की सालगिरह है, हमारे लिए ये बहुत ही स्पेशल दिन है, तो मेरी बेटी अपने आप हमारा मनपसंद चटपटा खाना बना देगी। ऐसे किसी बात को अनसुनी भी नहीं करती। हाँ बिमला, तुम भी खाने पर आ जाना। सास का उनकी सहेली के सामने ऐसा बोलने पर सपना इनकार नहीं कर पाती। अगले दिन बिमला ठीक डिनर के समय वहां पहुंच जाती है, जहां सपना ने आज सारा चटपटा खाना बनाया होता है। अरे वाह सपना, क्या बढ़िया खाना बनाया है। हाँ हाँ बहू, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। जब बाकी सब खाने की तारीफ कर रहे होते हैं, वहीं सास और बिमला बिना कुछ बोले सुने स्वाद में खोई हुई बस खाना ही खाती रहती हैं, जिसके कुछ देर बाद सास का ब्लड प्रेशर सुपर हाई हो जाता है। अरे हाय, मर गई, मेरा तो सिर घूम रहा है। आपसे किसने कहा था
ऐसे खाने के लिए जैसे जन्मों से कुछ मिला ही ना हो। अरे हद है, मतलब जब तुम्हें बोला था कि मम्मी को तेज नमक वाला खाना नहीं देना, फिर दिया क्यों? मेरी माँ को मारना चाहती हो क्या? अरे बहू, तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी, उसमें भी इतनी लापरवाही। ऐसा माहौल देख बिमला तुरंत वहां से चली जाती है। साथ ही समर्थ और ससुर जी सास को लेकर कमरे में चले जाते हैं। ये सही है, सहेली के सामने बोली हुई बात भी मनवा ली और तबीयत खराब करके मुझे डांट पड़वा कर ऐसे चुप हो गई जैसे मुंह में जुबान ही ना हो। इसके बाद सास की तबीयत तो ठीक हो जाती है, लेकिन अब सपना पहले से भी ज्यादा सतर्क रहने लगती है, जिसमें खाना पहले की ही तरह नमक की कमी के साथ बनता रहता है, जिससे सास भी सच पता होने पर सपना को ताने दिए बिना रह नहीं पाती। अरे बहू, वैसे तो खाना सही बना है, लेकिन सब्जी में नमक कम होने की वजह से रोटी खाने में स्वाद ही नहीं आ रहा। अगली बार जरा ध्यान रखना। आपके नमक का ध्यान रखते रखते ऐसा लगता है किसी दिन मुझ में ही नमक की कमी ना हो जाए। तो फिर सही नमक डाल दिया करना। हाँ हाँ, जिससे आप दोबारा हाई ब्लड प्रेशर करके उस दिन की तरह सबसे मुझे डांट पड़वा सको। अरे जो भी कहो, उस दिन खाना बड़ा स्वादिष्ट बना था। इसी तरह एक बार फिर दोनों के बीच नोकझोंक शुरू हो जाती है, जिसके चलते समर्थ वहां आ जाता है। सपना, तुम हमेशा माँ से लड़ती क्यों रहती हो? अरे मैंने क्या बोला? मम्मी जी अपने आप ही कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। अरे वो बोलती है तो तुम चुप क्यों नहीं रहती? अब समर्थ सपना पर गुस्सा करने लगता है, जिसे देख सास बीच में बोलती है। ये घर में हम दोनों के बीच की बात है, तो इसमें पढ़कर बहू पर गुस्सा क्यों कर रहा है? इस पर समर्थ वहां से चला जाता है। क्या बात है, आज तो आपने मेरी तरफदारी कर ली। वो कैसे? अरे फीका खाना खिलाती है, इसका मतलब ये नहीं कि बहू से दुश्मन बन गई है, और उसके लिए भी सिर्फ मैं ही बोल सकती हूं और कोई नहीं। ओहो, आज तो सास बहू में बहुत प्यार जग रहा है। अरे तो फिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तुम कुछ ज्यादा ही उल्टे जवाब नहीं दे रही, कभी समर्थ कभी मैं। अरे तो फिर सुन क्यों रहे हो? यहां खड़े रहकर जाओ ना। ससुर जी वहां से चले जाते हैं, जिस पर सास का अपने लिए ऐसा व्यवहार देख सपना उनसे कहती है, वैसे तो आप इरिटेटिंग हो, अपनी गलती मानती नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल भी बहुत अच्छे से कर लेती हो, पर जैसी भी हो मेरी सासू माँ हो, मैं कभी आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती, इसीलिए कुछ भी बोलो कुछ भी करो, आपको नमक तो हमेशा मांगना ही पड़ेगा। सपना की बात सुनकर सास मुस्कुराते हुए चुप होकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। अरे जो भी हो, बहू मुझे लाखों में एक मिली है। सास ऐसा बोलती ही है कि तभी बाकी सब भी कमरे में आ जाते हैं। अरे हमें तो पहले से ही पता है।